नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं, मतलब समय हो चुका है इस सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई सीरीज को वापस लेकर के आने का। नमस्कार एक बार फिर से, मेरा नाम है हर्षमीत सिंह और आप आ गए हैं एक बार फिर से बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको पता है कि हर सप्ताह बुधवार रात 8 बजे हम लेकर के आते हैं पूरे सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर के, और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य अध्ययन 2 GS2 पेपर में आता है, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में। और ये एक ऐसा विषय है जहां पे जितने भी आप सवाल पाएंगे वो सवाल किताबों से कम और अखबारों से ज्यादा होंगे, सवाल उस विषय पर जो कि चर्चा में रहे। और इसीलिए हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर के आते हैं 4 या 5 विषय जिन पे की पूरे हफ्ते चर्चा हुई है। आज के 5 विषय जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। हम चर्चा करेंगे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बारे में। आपको पता है चीन में एक बार फिर से जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बहुत बड़ी कांग्रेस चल रही है, और उसमें क्या क्या हो रहा है। शी जिनपिंग को एक बार फिर से चाइना में सबसे ताकतवर जो उनकी पोजीशन है वो दी गई है, तीसरी बार दोबारा से। फिर हम देखेंगे ब्रिटेन के आर्थिक संकट के बारे में कि आर्थिक संकट ब्रिटेन में क्यों चल रहा है, वहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार उन्हें प्रधानमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, बार बार वित्त मंत्री बदलने पड़ रहे हैं, और उन सबको बदलने के बाद भी जो पूरी की पूरी स्थिति है ब्रिटेन में वो वैसे के वैसे ही बनी हुई है। फिर हम चर्चा करेंगे इंटरपोल और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में। हम चर्चा करेंगे इंटरपोल क्या है, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस क्या है, और इसका भारत से इस समय क्या जुड़ाव है। फिर हम चर्चा करेंगे भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के बारे में। एक ऐसा फोरम जो कि भारत और अमेरिका की सरकार ने मिल करके बनाया है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये फोरम ऐसा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक समझौते हैं उनको अच्छी तरीके से निभाया जा सके। 5वां हमारा जो विषय रहेगा वो होगा रूस के खिलाफ एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में क्या कहा गया है, भारत का रुख क्या रहा था, और ऐसे प्रस्तावों से क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। ये 5 विषय हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी से देखते हैं अपने पड़ोसी देश में चीन में क्या हो रहा है। जैसा कि हमने आपसे पहले बताया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस हो रही है। ये ऐसी कांग्रेस है जिस पर पूरे दुनिया भर की नजर है। जैसा कि आपको पता है, चीन एक ऐसा देश है जहां पे केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। किसी और तरीके की पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोई संभावना चीन में नहीं है। चीन को ऐसा देश कहा जाता है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी अकेली पॉलिटिकल पार्टी है पूरी दुनिया की जिनके पास एक अपना खुद का देश है। तो आपको जिस तरीके से चीन को समझना है आप समझिए। चीन में भी चुनाव होते जरूर हैं, बट वो चुनाव कुछ अलग तरीके के होते हैं, भारत जैसे नहीं। भारत में जब आप चुनाव में हिस्सा लेते हैं आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व में से किसी को भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष बनता है, जो जनरल सेक्रेटरी की तद पर आता है, वो ही इंसान पूरे चीन का एक तरीके से सबसे ताकतवर शख्स मान लिया जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस है इस बार की? ये कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस 5 साल में एक बार होती है। ये जब कांग्रेस होती है, जब इसमें मुलाकात करते हैं पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं सब मिलकर के, वो चर्चा करते हैं कि भाई चीन के लिए आगे की नीतियां कैसी होनी चाहिए, कहां कितना पैसा खर्चा करना है, अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव की जरूरत है कि नहीं है। ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे खास हो रही है वो ये है, कुछ साल पहले तक कम्युनिस्ट पार्टी का जो अपना संविधान था उसमें लिखा था कि जो उनके जनरल सेक्रेटरी का जो पद है, जनरल सेक्रेटरी कोई भी इंसान केवल 2 कार्यकाल तक रह सकता था चीन में, केवल 2। हाल ही में कुछ ही साल पहले ये जो 2 कार्यकाल की जो पूरी ये लिमिट है इसको हटा दिया गया। मतलब शी जिनपिंग जिनके 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, उम्मीद है कि अब वो इतिहास रचेंगे तीसरे कार्यकाल को शुरू करके। ये इससे पहले जनरल सेक्रेटरी होंगे 1970 के दशक के बाद, जहां पे इनको मौका मिलेगा तीसरा कार्यकाल अपना शुरू करने का। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन के इतिहास को अगर आप देखें तो अगर आप माओ जेडोंग को हटा दें, माओ जेडोंग
जिनकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा चीन पर कब्जा हुआ, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा राज किया चीन के ऊपर। माओ जेडोंग के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको तीसरा कार्यकाल मिला हो, और शी जिनपिंग को अब तीसरा कार्यकाल मिलना जा रहा है। इसीलिए ये बहुत बहुत ही एक बड़ी खबर है। जैसा मैंने कहा, शी जिनपिंग का जो तीसरा कार्यकाल है, ये तीसरा कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक है। ये ऐसे समय पर आ रहा है जब चीन में अपनी खुद की कुछ दिक्कतें चल रही हैं। देखिए, पूरे दुनिया ने एक वैश्विक महामारी देखी, उस महामारी से लड़ने के सपने अपने अपने तरीके अपनाए। भारत ने अपने तरीके से लड़ाई करी, अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, हर देश ने अपने अपने तरीके से उस महामारी से लड़ाई करी। चीन एक ऐसा देश था जिसने इस महामारी पे बहुत जल्दी काबू पा लिया था। अगर आपको याद हो, जहां पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम नेगेटिव पे चल रही थी, चीन ने फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बढ़ोतरी ही की थी, और सब लोग बहुत हैरानी से चीन को देख रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। चीन की अर्थव्यवस्था पे काफी फर्क पड़ा, और वो काफी धीमी हुई है। चीन, जैसा कि आपको पता है, इस समय दुनिया भर के अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रहा है, जिसको वो अलग अलग नाम देते हैं। एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो चीन का, जैसा कि आपको पता है। चीन चाहता है कि वो चीन से यूरोप तक की सड़कें बनाए, चीन से यूरोप तक की रेल यात्रा निकालने में उसको आसानी हो, ताकि दुनिया भर में चीन का पैसा हो इस समय। और ये ऐसा है, खास करके छोटे छोटे गरीब देश, अगर आप अफ्रीका के देश देखें, एशियाई देश देखें, कई सारे देशों में चीन के पैसे से ही बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की चीजें बनी हैं, फिर चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो बंदरगाह हो। ऐसे मुकाम पर आकर चीन, जहां पे ये है अपनी हैसियत रखता है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है और अमेरिका से आगे जाना चाहता है, ऐसे में चीन अपनी आर्थिक समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है चीन के लिए भी। इसीलिए चीन में नेतृत्व का परिवर्तन ना होना, चीन इसी तरह से आगे बढ़ते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरी दुनिया भर के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं, केवल भारत नहीं, जिन्हें चीन से कोई ना कोई परेशानी है। उन सभी देशों को ये एक तरीके का सिग्नल है कि चीन जैसा पिछले 10 साल से चला आ रहा था वैसा ही चलते आएगा, क्योंकि वही इंसान अभी भी सबसे ऊंचे पद पर है। जैसा मैंने कहा, शी जिनपिंग का जो तीसरा कार्यकाल है, जो अब जिसकी शुरुआत होगी, उसकी नींव 2018 में ही पड़ गई थी। कैसे? 2018 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया था, जिसमें यह कहा गया था पहले कि अधिकतम 2 कार्यकाल होंगे, लेकिन उसे हटा दिया गया। और जब से उसे हटाया गया 2018 में, तभी से मान लिया गया था कि इसका मतलब है अब शी जिनपिंग जब तक चाहे तब तक वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर रह सकते हैं। उन्हें कहा गया कई बार लीडर फॉर लाइफ। लीडर फॉर लाइफ का मतलब होता है जब तक वो चाहे अपने पद पर रहें। ये जो 2 कार्यकाल वाली बात है, ये असल में डेंग शाओपिंग के समय पे लागू हुई थी। अगर आप चीन के इतिहास को देखें, चीन के इतिहास में 3 सबसे बड़े, 3 सबसे महान लीडर्स का नाम आता है। पहला माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जिनकी अध्यक्षता में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी को कुओमिंटांग को हराया और चीन पे पूरा कब्जा किया, और कुओमिंटांग पार्टी को ताइवान भागने के लिए मजबूर कर दिया। माओ जेडोंग 30 साल से ज्यादा, लगभग 33 वर्षों तक सत्ता में थे। उनके जाने के बाद चीन के जो दूसरे सबसे बड़े नेता थे उनके इतिहास के, उनका नाम है डेंग शाओपिंग। डेंग शाओपिंग वो है, कहा जाता है, जिनकी अध्यक्षता में ही चीन, जो आप आज का चीन देखते हैं, जो कि आर्थिक रूप से विकसित हो चुका है, दुनिया भर की चीजें चीन में ही इस समय बनाई जाती हैं, दुनिया भर में चीन का पैसा है, वो जो सोच थी उसके पीछे डेंग शाओपिंग का बहुत बड़ा हाथ है। 1970-1980 के दशक में वो थे। इन्होंने ही ये कानून लाया था कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही कार्यकाल होंगे, उससे ज्यादा कार्यकाल नहीं दिए जाएंगे। और अब तीसरे जो सबसे बड़े अध्यक्ष जो चीन की पूरे इतिहास में आए हैं, उन्हें शी जिनपिंग कहा जाता है। तो शी जिनपिंग चीन के 3 सबसे बड़े नेताओं में से एक में आते हैं। यही नहीं, चीन के, अगर आप इस समय कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैं चीन का संविधान नहीं बोल रहा हूं, मैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान बोल रहा हूं, क्योंकि चीन में वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो करती है। उन्हीं का संविधान है जो देश का संविधान मान लिया जाता है।
तो चीन की अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान देखिए तो उसमें माओ जेडोंग की कई सारी बातें लिखी गई कि माओ जेडोंग ऐसा सोचते थे, माओ जेडोंग ऐसा सोचते थे। और अब शी जिनपिंग की भी कुछ बातें उस संविधान में है। चीन के किसी भी ऐसे नेता को इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है कि संविधान में उसकी बातें लिख दी जाए। माओ जेडोंग के बाद शी जिनपिंग को ही यह दर्जा मिला है और शी जिनपिंग इस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मतलब सबसे शक्तिशाली पद पर है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये काम कैसे करती है? अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने के तरीके को देखेंगे तो आप पाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी में एक संस्था है जिसका नाम होता है पोलित ब्यूरो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में भी ये संस्था है। जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी आमतौर पर काम करती है वहां पे उनका कुछ इसी तरह काम करने का तरीका होता है। पोलित ब्यूरो मतलब उन लोगों का सदस्य, उन लोगों का एक समूह होता है जो पार्टी के लिए सारे के सारे अहम फैसले लेते हैं। इसे आप कैबिनेट की तरह मान सकते हैं। चीन में इस समय 25 सदस्यों का पोलित ब्यूरो है और उस पोलित ब्यूरो के महासचिव मतलब जो अध्यक्ष हैं वो शी जिनपिंग हैं। ये जो पोलित ब्यूरो है अगर आप देखिए इसमें केवल एक महिला है और बाकी सारे के सारे यहां पे पुरुष हैं। ये पोलित ब्यूरो में भी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं। देखिए हम लोग चीन की जो अंदर की राजनीति है उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी और देश की तरह चीन में भी अगर राजनीति देखेंगे तो आप पाएंगे वहां भी अलग अलग समूह बने हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग शी जिनपिंग जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। देखिए किसी भी देश में किसी भी राजनेता की जब आप बात करेंगे तो सबकी उम्मीदें होती हैं कि उनको सबसे ऊंचे पद पर आना है, और जब वो देखते हैं कि एक इंसान इतने साल से ऊंचे पद पर बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं, क्योंकि सभी की आशाएं हैं कि हमें भी उस पद पर आना है। तो ऐसा नहीं है कि पोलित ब्यूरो में या शी जिनपिंग की पार्टी में शी जिनपिंग को नापसंद करने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उन्हें दबा के रखा गया है। पोलित ब्यूरो में खास करके शी जिनपिंग अपने ही चाहने वाले लोगों को वहां पर लेकर के आते हैं। पोलित ब्यूरो के अलावा पोलित ब्यूरो स्थायी समिति 7 सदस्यों की समिति है जो बहुत अहम फैसले लेती है। ये 7 सदस्यों की समिति को हो सकता है बढ़ाया जाए कि शी जिनपिंग अपने पास के करीबी कुछ लोगों को यहां पर लेकर के आना चाहते हैं। एक और चीज आप याद रखिएगा, ये जो पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति है इसमें सेनानिवृत्ति की जो आयु है वो है 68 साल। मतलब 68 साल में सेवाएं उनकी समाप्त हो जाती हैं, 68 साल में उनको रिटायर होना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे वरिष्ठ सदस्य हैं यहाँ पे पोलित ब्यूरो में जो कि रिटायर होंगे और माना जाता है इनके रिटायरमेंट के बाद अब मौका मिलेगा शी जिनपिंग को अपने ही चाहने वाले और लोगों को लेकर के आने के लिए यहाँ पे। मतलब आने वाले सालों में चीन में शी जिनपिंग की शक्ति और ज्यादा मजबूत होती रहेगी। अब जैसा मैंने कहा चीन के लिए यह बहुत ही अहम समय चल रहा है। विश्व भर ने जब महामारी देखी तो सबका लड़ने का तरीका अलग अलग था। चीन ने लेकिन एक अपना अलग तरीका अपनाया। आज भी चीन की जो रणनीति है उसको जीरो कोविड रणनीति कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए इस समय हम सब लोग ये मान के चल चुके हैं कि कोविड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रोज अब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पे लिखा होता है कभी किसी एक बार का है किसी अखबार का कि भारत में कल इतने कोविड केस आए, भारत में इतने कोविड केस आए। आपने भी देखा होगा वो, और हम अब उसको पढ़कर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज नहीं रह गई है। हमने मान लिया है हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें साथ चलना है इसके। चीन में ऐसा नहीं है। कुछ महीने पहले शंघाई जो कि चीन के सबसे विकसित शहरों में से एक है, मान लीजिए सब भारत के लिए मुंबई है। शंघाई में कुछ केस आए तो चीन की सरकार ने पूरे शंघाई को बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। और चीन का लॉकडाउन भारत के लॉकडाउन से बहुत अलग होता है, याद रखिएगा। वहां का लॉकडाउन का मतलब है कि एकदम परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सबको अंदर रखना है। और लोगों को यह बात नहीं पसंद आई, नहीं समझ आई, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन चीन ने बहुत ही ज्यादा सख्ती से उस लॉकडाउन को अभी भी बनाकर रखा। लोग नाराज हुए, गुस्सा हुए, लेकिन देखिए यही अंतर आ जाता है भारत जैसे देश में और चीन जैसे देश में। जब भारत जैसे देश में लोग नाराज होते हैं अपनी सरकार से तो उनके पास एक विकल्प है, चुनाव होंगे, कोई और सरकार को चुन लेंगे। चीन में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी कम्युनिस्ट पार्टी से नाराज भी होते हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो कि सत्ता में रहने वाली है। तो इसीलिए चीन कुछ ऐसे अभी समय से गुजर रहा है जहां पे कुछ कुछ महीनों बाद ये खबरें आती हैं कि चीन के लोग खुश नहीं हैं, सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहां के सारे आंदोलनों को दबा देती है।
चीन की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। चीन में रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है जीडीपी का 30% हिस्सा रियल एस्टेट से सेक्टर से आता है, मतलब कि जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं अलग अलग, उसमें भी थोड़ी अब रफ्तार धीमी हुई है। तो चीन इस समय जब वो अमेरिका के आगे निकलना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि इस समय हम लोग की जो पूरी की पूरी स्पीड है, रफ्तार है, वो कम हो। वो इस समय दुनिया में आगे निकलना चाहता है और इसीलिए चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आईएमएफ ने हाल ही में यह बताया कि उनके हिसाब से अगले साल किस तरह से अलग अलग देशों में आर्थिक विकास की दर रहने वाली है। और आप देखें, आर्थिक विकास की दर भारत के लिए पहले 8.2 बताई गई थी, उसको कम करके 7.5 करीब कर दिया गया। चीन की दर पहले 4.4 बताई जा रही थी, अब आईएमएफ के हिसाब से चीन की जो विकास की दर है वो कम होगी। अब इसको आप खुशी हो से देख सकते हैं और या फिर थोड़ा और सोच सकते हैं इसके बारे में। पहली बात तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे, अरे भारत की विकास दर इतनी अच्छी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा थामिए, ये जो विकास दर होती है जीडीपी, ये एक तरीके की दर इस पर निर्भर करती है कि आपकी पहले की जीडीपी कितनी है। आप उसको ऐसे सोचिए, मानिए आप 100 रुपए कमाते हैं, आपका दोस्त 500 रुपए कमाता है, ठीक है, और आप बोलें कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई? आप बोले अरे मेरी तो बहुत बढ़ा दी गई है, मेरी तो 20% सैलरी बढ़ा दी गई है। और आपका ये वाला दोस्त बोलता है आपकी 20% सैलरी बढ़ गई, मेरी तो बहुत कम बढ़ी। कितनी? मेरी केवल 10% सैलरी बढ़ी। अब बताइए, क्या इस दोस्त को खुश होना चाहिए कि नहीं? 20% सैलरी बढ़ी मतलब कि 120 हो गई, इनकी 10% सैलरी बढ़ी मतलब 550 हो गई, इनका 10% भी 50 हुआ, इनका 20% भी केवल 20 हुआ। कुछ ऐसा ही हाल है इस समय चीन और भारत को अगर आप तुलना करेंगे तो। हां, आपको दिखेगा भारत की विकास दर चीन से ज्यादा है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा पहले का जीडीपी है, जो हमारी बुनियाद है, वो कम है। तो आप जब उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाते हैं तो आपको लगेगा अरे इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब आप चीन की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि असलियत कुछ और ही है। तो इसीलिए हां, ये विकास दर ज्यादा है, अच्छी है, लेकिन इतना नहीं कि आप सोचेंगे हम चीन से आगे निकल रहे हैं। दूसरी खबर जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं वो है ब्रिटेन का आर्थिक संकट। ब्रिटेन एक बहुत ही मैं नहीं कहना चाहूंगा दिलचस्प, क्योंकि दिलचस्प के साथ साथ बहुत दुखद भी है, ऐसे समय से गुजर रहा है जहां पे माना जा रहा है कि जो ब्रिटेन की खुद की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी इसका नाम है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। और उनको दूसरा पैर ठीक था तो उनको लगा कि मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने दूसरे पैर पे भी कुल्हाड़ी मार ली। तो इस समय ब्रिटेन की जो सरकार है वो कुछ ऐसे चल रही है कि किसी को अंदाजा नहीं है कि वो इस तरीके की नीतियां क्यों लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, बोरिस जॉनसन पे कई सारे आरोप लगे कि उन्होंने महामारी में जब लोग तड़प रहे थे तो वो पार्टी कर रहे थे। इस तरीके के आरोपों के बाद बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके बाद अब आपको पता है लिज ट्रस वहां की प्रधानमंत्री हैं। नए प्रधानमंत्री के आने के बाद सत्ता ऐसे नहीं बदलाव हुई कि पार्टी बदल गई, पार्टी वही है, पार्टी के अंदर ही अंदर उसी पार्टी से दूसरे लोग प्रधानमंत्री बने। जब से लिज ट्रस लेकिन प्रधानमंत्री बनी है तब से एक के बाद एक कुछ ऐसे फैसले ले रही है सरकार कि दुनिया भर में अब यह माना जा रहा है कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है। यहां तक कि कह दिया गया है कि 2023 की गर्मियों तक मंदी में डूबा रहेगा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बहुत आसान सी भाषा में अगर आप समझाऊं तो लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं ऐसे टैक्स में कटौती करूंगी जो कि अमीर लोग देते हैं। पहली बात तो जो अमीरों के टैक्स हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं, उस तरह के टैक्स में कटौती की घोषणा कर दी। तो अब आप आम आदमी के बारे में सोचिए, सरकार को जब खर्चा निकालना है और वो अमीरों से पैसे नहीं ले रहे हैं तो भाई गरीबों से पैसे लेंगे तो उन पे आप दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ साथ ब्रिटेन में अभी तेल और गैस से जुड़ी हुई कीमतें बढ़ रही हैं जिस तरह से पूरी और दुनिया भर में बढ़ रही हैं। जैसा कि आपको पता है, रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस की, तेल की कीमतों में काफी बढ़ाव आया और ये यूके में भी हुआ। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि आप चिंता मत करिए, मैं सब्सिडी दूंगी सबको। अब वो सब्सिडी देंगी तो बोल दिया, लेकिन सब्सिडी का मतलब है कि सरकार पैसा खर्चा करेगी ना। अब सरकार कहां से खर्चा करेगी? आपने बोल दिया अमीरों से हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन खर्चा हम करेंगे तो मतलब आप गरीबों से ही और टैक्स लेके खर्चा करेंगे।
कहीं ना कहीं से तो आपका मतलब यही है कि हम उन्हीं लोगों से पैसे लेंगे जो लोग गरीब हैं। तो ये इतनी सारी चीजें साथ में होती गई कि लोगों में एक तरीके का कहते हैं कि पैनिक आ गया है इंग्लैंड में। अब वहां क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि एक के बाद एक लोग जो सरकार के बॉन्ड हैं वो बेचना चाह रहे हैं। लोग सरकार के बॉन्ड बेचना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि भाई सरकार का भरोसा नहीं है, इनके पास पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमें सारे के सारे बॉन्ड बेचने हैं। अब बॉन्ड बेचने का मतलब क्या है, देखिए बॉन्ड का मतलब यह होता है कि सरकार ने मान लीजिए 2 साल पहले किसी को कहा होगा कि आप हमें 100 पाउंड दीजिए, हम आपको एक बॉन्ड देते हैं, पेपर देते हैं, इस पर लिखा होगा कि भाई 100 पाउंड है और आप 5 साल बाद हमसे 110 ले लीजिएगा वापस। तो सबने कहा ठीक है भाई, सरकार कहां जाएगी। अब क्योंकि इस लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार डूबने वाली है, तो लोग कह रहे नहीं अभी के अभी बॉन्ड बेचना है हमको, 110 नहीं 102 दे दो कोई बात नहीं, लेकिन बेचना अभी के अभी है। जब आप बॉन्ड्स को इतनी रफ्तार में बेचने की कोशिश करते हैं तो खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं, बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बॉन्ड के मूल्य में गिरावट आती है। मतलब अगर मान लीजिए बॉन्ड पहले 5% ब्याज का मिल रहा था, 6% ब्याज मिल रहा था, अब वो बॉन्ड का जो ब्याज है वो 2%, 3% हो गया, क्योंकि सब लोग बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है इंग्लैंड सरकार के बॉन्ड, कि सबको लगता है कि भाई सरकार में कोई दिक्कत है, हम लोग बॉन्ड बेच के पैसा वापस लेना चाहते हैं। अब ऐसे में दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत यह है कि जब सरकार अपने ऐसे बॉन्ड बेचती है तो केवल आप और मैं, हम जैसे आम आदमी नहीं खरीदते हैं, ये बॉन्ड बहुत बड़े बड़े पेंशन फंड भी खरीदते हैं। पेंशन फंड का मतलब क्या, देखिए आपको भी पता है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं या सरकारें होती हैं वो अपने लोगों को पेंशन देती हैं। पेंशन का एक फंड होता है कि मान लीजिए 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए उस फंड में पड़े हैं, वहां से पेंशन दी जाएगी हर महीने। वो 1000 करोड़ को भी कोशिश की जाती है इससे और पैसे कमाए जाएं। पेंशन फंड भी अपने पैसे बढ़ाना चाहता है, तो पेंशन फंड कैसे पैसे बढ़ाता है, वो भी सरकार के बॉन्ड खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि भाई सरकार तो कहीं जाने नहीं वाली है, इनके बॉन्ड खरीद लो, 4-5% कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा, इससे हमारे पेंशन के पैसे बढ़ते रहेंगे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब क्या हुआ है, क्योंकि पेंशन बॉन्ड, क्योंकि ये जो सरकारी बॉन्ड है इंग्लैंड में, उनकी मूल्य इतना गिर रहा है कि जो पेंशन फंड है वो उनको पसीना निकलने लगे कि भाई हमारा पैसा जो हमने इतना लगाया था वो तो सारा खराब हो रहा है। अब हड़बड़ी में ना तो सरकार को समझ आ रहा है क्या करें, ना किसी और को, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड अब आ गया है आगे। जैसे हमारा रिजर्व बैंक है वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि भाई हम कोशिश करते हैं कि भाई बॉन्ड ना बेचें सब लोग। अगर सब लोग ऐसे बॉन्ड बेचते रहेंगे तो भाई सरकार की जितनी भी इज्जत है कि भाई ये बॉन्ड इनका जो है बहुत ताकतवर है, वो सब कम होते जाएगी और बॉन्ड का मूल्य घटता जाएगा। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोशिश की है बीच में आकर के ये जो बॉन्ड है इसकी जो बिक्री है उसको रोकने की। तो ये सारी एक के बाद एक चीजें इंग्लैंड में चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार ने अमीरों से टैक्स भी कम कर दिया है, इसके अलावा सरकार ने बोल दिया हम सब्सिडी भी देंगे। सरकार के आर्थिक लोग जितने भी फैसले हैं लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो लोग बॉन्ड बेच रहे हैं, बॉन्ड का मूल्य कम हो रहा है तो पेंशन फंड्स हैं जिनकी जान निकल गई है। ये सब की सब चीजें इस समय इंग्लैंड में एक साथ हो रही हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से ये जो वैल्यू है इसको कम करने की। एक और चीज आपने देखी होगी अखबार में आजकल, ये आ रहा है कि जो भारत का जो रिजर्व बैंक है वो धड़ल्ले से डॉलर खर्च कर रहा है और हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा भंडार है उनमें बहुत गिरावट आई है। आपको भी पता है जो हमारा रुपए का मूल्य है वो कम हो रहा है। ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरे दुनिया भर में हो रहा है। जो इंग्लैंड का पाउंड है उसमें भी ये दिक्कत हो रही है कि उसकी भी जो पूरा मूल्य है वो कम हो रहा है। इसका बहुत एक आसान सा कारण है, भारत के जो मार्केट है उसमें बाहर से बहुत लोगों ने पैसा लगाया, डॉलर लगाए। ठीक है, अमेरिका में जो इन्वेस्टर है, मानिए एक इन्वेस्टर के पास 2 करोड़ डॉलर है, उसको लगा कि भाई भारत में आके मैं निवेश कर देता हूं, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन भारत में निवेश करने में दिक्कत यह है कि अमेरिका सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है कि भाई अमेरिका में पैसा डूबेगा नहीं, भारत में किसी भी और देश में डूब सकता है। अब पिछले कुछ महीनों में क्या हो रहा है कि जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, जो वहां का रिजर्व बैंक है, वो अपने ब्याज दर बढ़ा रहा है। मतलब वो कह रहा है कि डॉलर वापस लेकर के आओ, हमारे पास रखो और हम तुम्हें ब्याज में अच्छा खासा पैसा देंगे।
तो ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो सब पैसा डॉलर भारत से निकाल रहे हैं और अमेरिका लेकर के जा रहे हैं कि भाई हमारा डॉलर वहां सेफ रहेगा, वहां तो ब्याज दर भी बढ़ रही है, तो वहीं से पैसा कमा लेंगे, भारत क्यों लेकर के आना है। ये दुनिया भर में हो रहा है। और इसलिए जब डॉलर जाता है मार्केट से तो अपने आप ही जो आपकी खुद की आपकी करेंसी है वो अपने आप ही उसका जो भी आपका प्राइस है, जो उसका मूल्यांकन है, वो कम होगा ही होगा डॉलर के मुकाबले। और इसीलिए ये जो दिक्कत है ये पूरे के पूरे दुनिया में चल रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जैसा मैंने कहा, जितने लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड बॉन्ड खरीद रहा है, जितने भी लोगों को बेचना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेच रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड चाहता है कि ऐसा ना हो कि पूरे मार्केट में कोई बॉन्ड खरीदे ही ना। क्यों? अगर ऐसी स्थिति आ गई कि लोग अपना बॉन्ड बेचना चाह रहे हैं, कोई और खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो उस सरकार के बॉन्ड की पूरी वैल्यू, पूरा मूल्यांकन खत्म हो जाएगा। और इसीलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं होने देना चाहते, बैंक ऑफ इंग्लैंड इस समय बॉन्ड खरीद रहा है, इस समय पैसे दे रहा है, ताकि लोगों पर भरोसा बना रहे लोगों को कि भाई सरकार कहीं पैसे लेकर के नहीं जा रही है। बहुत एक अजीब सी स्थिति बन गई है। अभी अभी आपको देखा होगा आपने, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने वित्त मंत्री को हटा भी दिया पद से, लेकिन अभी भी क्या होने वाला है आगे जाकर के कुछ पता नहीं है। क्योंकि कल भी ये खबर आई थी, क्योंकि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की कि मैंने जितने अपने फैसले लिए थे टैक्स की कटौती की, वो मैं वापस ले रही हूं फिलहाल। तो हर दिन नया फैसला आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो हो सकता है हम अभी कुछ समझ रहे हैं, 2 दिन बाद कुछ नया हो जाए। तो नजर रखिएगा कि कौन कौन से नए फैसले लिए जा रहे हैं। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरी जो खबर है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है, इंटरपोल में भारत सरकार ने गुहार लगाई थी कि मिस्टर पन्नू है, गुरप्रपन्न सिंह पन्नू, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। बट इंटरपोल ने वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से मना कर दिया। ये जो पन्नू है ये खालिस्तान का जो आइडिया है उससे जुड़े हुए हैं। खालिस्तान ग्रुप, जैसा कि आपको पता है, ये एक ऐसा समूह है जो चाहता है कि भारत में पंजाब से खास करके एक हिस्सा अलग हो के अलग देश बनाया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान। तो ये जो समूह है जो ये मांग रखता है, उस समूह के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं पन्नू, जिनके खिलाफ भारत सरकार इंटरपोल में गया था कि आप रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए। अब ये रेड कॉर्नर नोटिस क्या है और इसका महत्व क्या होता है? देखिए, इंटरपोल नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल एक ऐसा समूह है जहां पे दुनिया भर की पुलिस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मानिए भारत में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि कोई यहां पर जुर्म करता है, भारत से भागने की कोशिश करता है, भाग के दूसरे देश जाता है, तीसरे देश जाता है। तो ऐसा ना हो कि दूसरे तीसरे देश में वो आराम से रह सके, इसीलिए पुलिस आपस में एक दूसरे से बात करती रहती है इंटरपोल के थ्रू। तो भारत अगर इंटरपोल से बोले कि ये इंसान है जिसकी जो हमें पकड़ना है, जिसने हमारे यहाँ का कानून तोड़ा है, तो इंटरपोल बाकी हर देश में बोलेगा कि भाई हमने नोटिस जारी किया है, जब आपको ये इंसान देखे आपके एयरपोर्ट पर या आपके शहर में तो हमें खबर करें। इसे बोलते हैं रेड कॉर्नर नोटिस, कि भाई रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है कि इस आदमी की तलाश है। सरकार ने जब कहा पन्नू के खिलाफ ये इशू करने से, इंटरपोल ने मना कर दिया। क्यों? इंटरपोल ने अपने कारण बताए। इंटरपोल ने कहा कि नहीं, हमें लगता है कि इतने सबूत नहीं है इनके खिलाफ, और भारत में अगर ऐसे आप लोगों को पकड़ेंगे तो हमें लगता है कि आप उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे, तो हम ये नहीं होने देंगे। ये जो रेड कॉर्नर नोटिस है, आपने जो मैंने आपको अभी उदाहरण भी दिया, देखिए इसमें इंसान के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो सके वो सब होती है, नाम, पता वगैरह। इसके अलावा वो देखने में कैसे हैं, उनकी फोटो, ये सब चीजें होती हैं, ताकि कहीं पर भी एयरपोर्ट वगैरह पर अगर वो देखे जाए तो उनके बारे में जानकारी दे दी जाए उस देश को जहां पर इनकी जरूरत है। जैसे मैंने कहा, दुनिया भर में एक तरीके से एक कानून को ताकि दुनिया भर में फॉलो किया जाए, उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। बायोमेट्रिक डेटा भी होता है इसमें, उंगलियों के निशान अगर मौजूद हैं ताकि वो मैच करे जा सके। अब एक और बात, रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए भारत सरकार ने इंटरपोल से कहा रेड कॉर्नर नोटिस आप जारी करिए, और इंटरपोल ने वो रेड कॉर्नर नोटिस मानिए जारी कर दिया दुनिया भर में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि और सारे के सारे देश बाध्य हो जाएंगे कि अब इंसान को पकड़ना ही पकड़ना है, ऐसा नहीं है।
अलग अलग सदस्य देशों पर निर्भर करता है। वो तय करेंगे कि भारत सरकार ने जो सबूत दिखाए हैं कि इस इंसान को पकड़ा जाना चाहिए, क्या वो सबूत सही हैं, क्या सही में पकड़ा जाना चाहिए, या फिर इस इंसान को भारत भेजकर कोई गलती करेंगे हम, सरकार इसके खिलाफ कोई और कदम उठाएगी। तो ये गिरफ्तारी का जो वारंट की तरह इसको नहीं माना जाता है। ये और देशों पर निर्भर करता है कि वो इसे कितना ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये एक अहम मुद्दा है तो वो बिल्कुल भारत सरकार को और सरकारों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया वो पकड़ा ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो सरकार पर निर्भर करता है। अब ये नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं, ये बहुत आसान है समझना। आमतौर पर वो व्यक्ति जो कि भाग जाते हैं, मुकदमा नहीं चलता है, जिनके ऊपर सजा काटने से पहले ही वो चले जाते हैं, ऐसे में रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है। आमतौर पे कोशिश की जाती है सारे के सारे देश एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि अगर आज एक देश से कोई इंसान दूसरे देश भागा है तो कल दूसरे देश का इंसान भी यहां आ सकता है। तो इसीलिए रेड कॉर्नर नोटिस जैसी चीज जारी की जाती है और इंटरपोल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए भारत से कोई आतंकवादी है, और मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, अबू सालेम का आप उदाहरण ले सकते हैं। अबू सालेम जिन पे भारत में आतंकवाद फैलाने का मुकदमा भी चला, मुंबई ब्लास्ट में इनका नाम था, इनको पुर्तगाल से पकड़ा गया। पुर्तगाल सरकार ने जब बताया कि हाँ ये हमारे यहां पर हैं, आप आ सकते हैं, तो पुर्तगाल सरकार ने ये शर्त रखी थी कि आप इन्हें लेकर के जाएंगे लेकिन आप इन्हें फांसी की सजा नहीं देंगे, तभी हम आपको बताएंगे इनकी जानकारी कि ये कहां पर। तो अलग अलग तरीके के देशों के अपने अपने कानून होते हैं और उसके हिसाब से वो इस तरीके के जो नोटिस हैं उसका पालन करते हैं। ये जो इंटरपोल संस्था है 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, तो मतलब लगभग 100 साल इसे हो चुके हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रूप में काम करती है। इनका काम क्या है? आतंकवाद के खिलाफ ये काम करते हैं, साइबर अपराध और संगठित अपराध से लड़ने में दुनिया भर में मदद करते हैं। अपनी जो विशेषता है, कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के देश आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर सके। इसके अलावा ये जो साइबर अपराध है इसमें खास करके मादक पदार्थों की तस्करी, मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब की सब चीजों पे नजर रखते हैं। भारत इसका 1956 से सदस्य है, तब से भारत इनके साथ जानकारी साझा कर रहा है। चौथा जो विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं वो है भारत अमेरिका व्यापार नीति, मतलब कि यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम। भारत और अमेरिका दोनों सरकार ने मिलकर के कुछ साल पहले ये एक व्यापार नीति फोरम बनाया था। इस फोरम की मीटिंग 9 नवंबर को होने वाली है, इसीलिए चर्चा में है। अब जब मीटिंग होगी तब क्या चर्चा होगी, तब क्या चीज निकलेगी, वो हम तब देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि भारत और अमेरिका दोनों ही अपने व्यापारिक रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। भारत अमेरिका में काफी सामान भेजता है, अमेरिका से काफी सामान आता है। अमेरिका कुछ गिने चुने ऐसे देशों में से एक है जहां भारत ज्यादा सामान अपना बेचता है, वहां से कम लेता है। तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते रखना। यही नहीं, भारत को ऐसे देशों में, खास करके जैसे अमेरिका है, यूरोपीय देश है, वहां पे सामान बेचने में फायदा इसीलिए होता है क्योंकि ये कुछ ऐसे देश है जहां से भारत विदेशी मुद्रा के भंडार जमा कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे उनके नागरिकों की जो पैसा खर्च करने की ताकत है वो काफी है। तो वहां पे जाकर के, और आपका सामान सबसे सस्ता नहीं भी होगा तो भी बिकेगा। इसीलिए भारत चाहता है कि यूरोप, अमेरिका, ऐसी जगहों पर हमारे व्यापारी जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे मैंने कहा, यह व्यापार नीति फोरम की स्थापना जुलाई 2005 में की गई थी और तब से अलग अलग समय पर मीटिंग होती है अमेरिका भारत के बीच में। यह तय किया जाता है कि आगे आकर के हम किस तरह से अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाएं। खास करके इन फोरम में कृषि, निवेश, नवाचार, रचनात्मकता, सेवाएं, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के ऊपर चर्चा होती है। अब देखिए, भारत का तो इसमें फायदा ये है, हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा सामान हो सके हम वो अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में बेचें। अमेरिका क्या चाहता है उनकी तरफ से एक बार सोचिए। अमेरिका जैसे देश, उन्हें दिक्कत ये होती है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जो कानून है
वो कानून बहुत ज्यादा लचीले हैं, वो कानून मजबूत नहीं है। मतलब उनका मानना है कि अमेरिका से कोई यहां दवाई बिकती है तो भारत में आकर दवाई कॉपी कर लेते हैं लोग, और सरकार कोई कदम नहीं उठाती उनके खिलाफ। जितने भी पेटेंट हैं, कॉपीराइट हैं, यहां पे नहीं चलते हैं, कोई सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठाती है। अमेरिका और इस तरह के विकसित दो देश ये भी चाहते हैं कि भारत जैसे देश में ये जो बार बार हर चीज के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है वो सब ऑनलाइन हो जाए, इसके लिए बार बार आपको सरकारी दफ्तर ना जाना पड़े। अमेरिका ये कहता है कि भारत में बहुत सारी गैर टैरिफ बाधाएं हैं। गैर टैरिफ का मतलब, टैरिफ बाधाएं मतलब होती है जब सरकार ये बोले भारत से बाहर से कोई सामान आएगा तो उसे बहुत टैक्स लगा देंगे, तो हम टैरिफ लगा देंगे, तो टैरिफ बाधा होती है। नॉन टैरिफ बाधा मतलब आप इतना कठिन कर दीजिए बाहर वालों के लिए सामान बेचना भारत में कि अपने आप ही सामान ना बिके। तो अमेरिका चाहता है जो गैर टैरिफ बाधाएं हैं उसको भी कम किया जाए। जैसे मैंने कहा, भारत चाहता है मार्केट एक्सेस, भारत चाहता है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अमेरिका की जो मार्केट है वहां पर जाकर भारतीय जो व्यापारी हैं वहां पे अपना सामान बेच पाए। यही नहीं, भारत चाहता है कि जो हमारे आईटी के जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो लोग अमेरिका में आराम से वीजा पा सकें, वो लोग अमेरिका में जाकर के काम कर सकें। इन सब मुद्दों पर चर्चा होने वाली है जब अगली मीटिंग होगी इस फोरम की। लेकिन वो क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या क्या चीजें वहां पे पता चलेंगी, वो हम लोग जब फोरम की मीटिंग होगी तब हमें पता चलने वाला है। जैसा मैंने कहा, ऐसे फोरम के उद्देश्य बहुत साफ होते हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ाना, इसके अलावा तकनीकी सहयोग। भारत जैसे देश के लिए, विकासशील देशों के लिए खास करके जरूरी है कि विकसित देशों से जितना ज्यादा तकनीक साझा हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। हम इस समय चाहते हैं कि हम अपना कोयला, तेल, इन सब की खपत को कम करें, हम जाएं किसी तरह से साफ ऊर्जा की तरफ, और उसके लिए जितनी भी ज्यादा हमें तकनीकें चाहिए वो सब हम अमेरिका जैसे देशों से लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अमेरिका से निवेश भारत में आए, जितना निवेश यहां पर आएगा उसी तरह हम लोगों की जितनी भी विकास, जितना भी हम लोगों का मार्केट है, जो हमारे रुपए का मूल्य है, उसमें स्थिरता वापस आती रहेगी। और इन सभी चीजों के लिए ऐसे फोरम में भारत और अमेरिका का मिलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो हम लोग का पांचवा विषय है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र में, जैसा कि आपको पता है, जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ एक बार फिर से निंदा का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव क्या था? हाल ही में रूस ने यह घोषणा की कि यूक्रेन के 4 हिस्सों पर हमारा कब्जा हो चुका है और अब ये सब हमारे हिस्से बन चुके हैं। ये बिल्कुल जायज सी बात है कि यूक्रेन या ज्यादातर देशों को यह पसंद नहीं था। 143 देशों ने इसका विरोध किया, वोटिंग हुई और भारत इससे अलग रहा। अब भारत इससे अलग रहा, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा है। हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले अमेरिका से उनके विदेश मंत्रालय के एक बहुत बड़े अफसर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान जाकर के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां पे उसको बोल दिया आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर ये जो शब्द है ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है उस हिस्से के लिए, कश्मीर के उस हिस्से के लिए जो पाकिस्तान के कब्जे पे है। और ऐसा बोलना अमेरिका के इतने बड़े अफसर का, ये कोई गलती से या भूल से नहीं होता है। ये चीजें तब होती हैं जब आप दूसरे देश को एक संकेत देना चाहें। माना जा रहा है कि भारत का जो रुख रहा है यहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के, और संयुक्त राष्ट्र में हमने रूस के खिलाफ अभी तक वोट नहीं किया है, इसीलिए शायद इस तरीके की चीजें अभी पश्चिमी देशों से की जा रही हैं। फिर चाहे वो अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 विमानों की मरम्मत करने का फैसला हो, चाहे इस तरीके के फैसले हों, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ये सब राजनीति जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने ये अपना एक अधिकृत स्टेटमेंट दिया है जिसमें यही कहा है कि हम फिर से अपील करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जितनी भी अलग अलग तरीके की हिंसा हो रही है उसको रोका जाए। हमारा यही कहना है। हमने अभी तक किसी भी तरीके की साइड नहीं ली है। ये जो वोटिंग हुई वो देखिए यहां हुई। ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने यहां पे ट्विटर पे लिखा कि जितने भी 143 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया है उनका धन्यवाद। लेकिन अगर आप यहां पे लिस्ट में देखें, भारत को आप देखें क्या है, इंडिया आपको मिलेगा यहां पर। ये जो पीले रंग से ऐसा निशान है इसका मतलब है वो देश जिन्होंने वोट नहीं किया। हरे रंग का जो निशान है उसका मतलब उन्होंने हाँ के लिए वोट किया, और लाल देश जिन्होंने ना के लिए वोट किया जो रूस के लिए है।
तो हम जो लाल वाले देश हैं वो देखिए, बेलारूस जैसे की उम्मीद थी, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर आप पाएंगे निकारागुआ, रशिया, सीरिया, यही कुछ ऐसे देश हैं इन्होंने रूस के साथ वोट किया है। जिन देशों ने वोट नहीं किया है, जिन्होंने भारत जैसा रुख अपनाया है कि ना यहाँ ना वहाँ, वो है अल्जीरिया, आर्मेनिया, बोलीविया, बुरुंडी, एरिट्रिया, इथियोपिया, एस्वाटिनी, क्यूबा, कोंगो, चीन भी इसी में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, माली, नामीबिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये सब देश हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण देश मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जिन्होंने ना हाँ कहा ना ना, वो है पाकिस्तान। तो इस समय पाकिस्तान, चाइना, ये भी मौका उठा रहे हैं रूस के समीप आने का, रूस के निकट आने का, क्योंकि पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ऐसे समय पर अगर हम रूस के साथ रहें तो हो सकता है आगे जाके हमें उनका फायदा मिलेगा। तो ये चलता रहेगा। अभी बहुत बार जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, यूएन में अलग तरीके के प्रस्ताव आएंगे, हमें देखना पड़ेगा कि कौन कैसे कब वोट करता है। और ये था हमारा इस सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। आपके जितने भी और दोस्त हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इसको साझा कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से विषयों पर वीडियो चाहेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते बुधवार रात 8 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।